So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to the third chapter of our ISC Commerce Class 12. इससे पहले हमने दो चैप्टर कर लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कॉमर्स सिलेबस बिकॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ऑल्दो इट इज स्लाइटली लेंथी बट ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज जिससे कि बिजनेस में पैसा आ सकता है। बिजनेस करना है तो पैसा लाना पड़ेगा। पैसे कहां से लाएंगे, फ्रॉम वेयर। ठीक है, फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू गेट द फंड्स, उसी सोर्सेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको आगे जाके लाइफ में भी बहुत काम देगा। जब आप फ्यूचर में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप बिजनेस शुरू करोगे, जब आप एक कंपनी स्टार्ट करोगे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि पैसे कहां से लाएंगे, फंड्स कहां से लाएंगे। उसका आंसर इस चैप्टर में है। तो दिस चैप्टर इज नॉट जस्ट अबाउट योर कॉमर्स एग्जाम, दिस चैप्टर इज अबाउट योर लाइफ ऑल्सो। फ्यूचर में जब आप बिजनेस करोगे तो पैसे कहां से लाओगे, उसके बारे में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फुल अटेंशन के साथ सुनना। चैप्टर बहुत सिंपल है, इट इज लेंथी बट इट इज वेरी सिंपल। बस पैसे कहां कहां से लाना है उसके बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, एंड बोनस ये है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को मैं अभी नहीं कर रहा, अमेंडमेंट को एकदम लास्ट में करूंगा। ठीक है, एक अमेंडमेंट है इस चैप्टर में, वन न्यू टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड दैट आई विल कीप इन द एंड। ठीक है, एकदम अपडेटेड नोट्स के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। दोज हु वांट द नोट्स कैन ऑर्डर द बुक फ्रॉम माई ऐप। ठीक है, आप जब ऐप में जाओगे आपको कॉमर्स का कोर्स दिखेगा, उस कॉमर्स के कोर्स में आपको बुक मिल जाएगा, 10 डेज के अंदर में मिल जाएगा। सो दोज हु वांट कैन रेफर टू दिस बुक। दिस बुक हैज बीन प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर योर आईएससी कॉमर्स क्लास 12 एग्जाम। इस बुक के बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव टू द चैप्टर। ठीक है, आइए कंटेंट की तरफ चलते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो देखो, फंड्स जो होते हैं, जो हमारे फंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म फंड, एक होता है शॉर्ट टर्म फंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, जो पैसे आप लेस देन 12 मंथ्स के लिए यूज करते हो, सपोज आपने बैंक से बोरो किया 3 मंथ्स के लिए, तो उसे आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहोगे। सपोज आपने एक और बैंक से बोरो किया 6 मंथ्स के लिए, तो उसे आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहोगे। बट आपने एक बैंक से बोरो किया 5 इयर्स के लिए, तो उसे आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहोगे। अगर 12 महीने से कम के लिए पैसे ले रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म फंड है, और अगर 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसे ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो पैसे होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। जो पैसे होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड ओनर फंड या ओन्ड फंड। ये वो पैसे होते हैं जो कि ओनर लेकर के आता है। दिस फंड बिलोंग्स टू द ओनर। ओनर के ये पैसे होते हैं, ये वापस करने की जरूरत नहीं होती है, ये ओनर का पैसा होता है और ये पैसा देने वाला ओनर कहलाता है। एनीबडी पुटिंग द मनी इन द बिजनेस as owned capital becomes the owner of the business, becomes a partner of the business, becomes a member of the business. लेकिन एक सेकंड सोर्स भी है और उसे हम कहते हैं बोरोड फाइनेंस। सपोज आपने बैंक से पैसा लिया, तो ये पैसा आपको वापस करना होगा। दीज आर रीपेएबल आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये आपको एक टाइम के बाद वापस करना होता है। पैसा देने वाला यहाँ पे ओनर नहीं, यहाँ पे वो क्रेडिटर हो जाता है। पैसा देने वाला यहाँ पे क्रेडिटर हो जाता है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है। दो टाइप्स के फंड होते हैं, ओनर फंड, बोरोड फंड। ओनर फंड देने वाला ओनर होता है, बोरोड फंड देने वाला क्रेडिटर होता है। ओनर फंड आपको वापस नहीं करना पड़ता, बट क्रेडिटर वाला पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला को आप अपने अकाउंट्स में कैपिटल बोलते हो और दूसरे वाले को आप अपने अकाउंट्स में लायबिलिटी बोलते हो। ठीक है, तो आप आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया है दो टाइप के फंड्स के ऊपर। टाइम के बेसिस पे दो टाइप के फंड्स है ऊपर में, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, आप फंड्स बिजनेस करना है ना, बिजनेस करना है तो आप फंड्स बहुत तरीके से ला सकते हैं। ये देखो कितने सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। बिजनेस करना है तो बहुत ऑप्शंस है फंड्स के। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पहला, इक्विटी। इक्विटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सोर्सेज में जा सकते हो, बट आपको सबसे पहले इक्विटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला सोर्स आपको इक्विटी में जाना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। बाकी फिर आप बाद में किसी में भी जाओ। ठीक है, गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर वन इज कंपलसरी। बाकी कोई भी ऑप्शन में आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। इक्विटी यू हैव टू गो, इक्विटी हैज टू बी द फर्स्ट सोर्स फॉर एनी कंपनी। याद रखना, ये आपको ट्रू फॉल्स में, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में, ये आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। इक्विटी हर कंपनी में होना चाहिए। बाकी जितने हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे फंड्स है, बट एक ही कंपलसरी है, एक ही कंपलसरी है। जिनके पास मेरा बुक है प्लीज थोड़ा नोटिंग करते हुए चलना, ये सब क्वेश्चंस आपको पूछेगा। दीज आर एनालिसिस, यही एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन में पूछेगा। पहला कंपलसरी है, बाकी सारे के सारे
नॉट सो कंपल्सरी। ठीक है, आइए इक्विटी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विटी वो फंड है, इक्विटी वो सोर्स है जो कि प्रायर टू एनी अदर सोर्स, यानी आप प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा उठाओ या डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाओ, इन सब के बारे में हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। आप किसी भी सोर्स में जाओ, प्रायर टू एनीथिंग एल्स यू हैव टू गो फॉर इक्विटी। ठीक है, अच्छा, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, मतलब इनको कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलता। जो भी लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, इक्विटी शेयर्स खरीदने वाले मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को कोई एक्स्ट्रा, कोई प्रेफरेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता, उनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, वो लाइन में सबसे पीछे खड़े रहेंगे। जिस दिन कंपनी बंद होगी, जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन उनको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में, ये देखो यहां पे भी लिखा है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जिस दिन कंपनी का वाइंड अप होगा, जिस दिन बोरिया बिस्तर बांधेंगे, उस दिन सबसे लास्ट में, यहां क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इज रीपेड इन द लास्ट, एकदम लास्ट में इनको पैसा मिलता है। तो सर फिर ये कोई क्यों खरीदेगा ये शेयर, जब कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, जब एकदम लाइन में पीछे खड़ा रहना है, तो कोई लाइन में पीछे क्यों खड़ा रहना पड़ेगा? क्योंकि इसमें एक चीज मिलता है जो किसी को नहीं मिलता है, और वो है वोटिंग राइट। बिजनेस में डिसीजन लेने का पावर मिलता है, ये पावर और किसी के पास नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस में डिसीजन लेने का पावर चाहिए तो इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। यू हैव टू कंट्रीब्यूट इक्विटी इन द कंपनी। तो पैसे बहुत सोर्सेज से आ सकते हैं, वन ऑफ द सोर्सेज इज इक्विटी। इक्विटी शेयर्स खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएगा। ठीक है, उसे वोटिंग राइट मिलेंगे, बट बाकी वो लाइन में एकदम पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। बाकी उसको कुछ भी पहले नहीं मिलेगा, सब चीज एंड में मिलेगा। चलो सर थोड़ा और बात हो जाते हैं, देखो और बातें करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तीन तीन करके हम लोग करेंगे, थ्री थ्री पॉइंट्स करके करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पॉइंट मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, बट अभी हम लोग तीन तीन करके चलने वाले। देखो व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये शेयर खरीद के क्या फायदा। ठीक है, ये शेयर खरीद के क्या फायदा। तो पहले हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंपनी को क्या फायदा है। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये शेयर होल्डर शेयर खरीद के क्यों खुश है। तो पहले कंपनी के हिसाब से बात करें। देखो कंपनी को नो बर्डन ऑन अर्निंग, क्यों? क्योंकि ये ओनर फंड है, ये ओनर फंड है, और ओनर का फंड कभी वापस नहीं करना पड़ता। तो कंपनी ने पैसे ले लिया और कभी वापस भी नहीं करना, तो कोई बर्डन ही नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट पेएबल। ठीक है, तो ये कंपनी को वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग की भी कोई जरूरत नहीं होती, प्रॉफिट शेयर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यू कैन कीप इट फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो कंपनी को एकदम फ्री के पैसे मिल गए। कंपनी को एकदम फ्री के पैसे मिल गए, ना तो वापस करना है, ना तो उनको प्रॉफिट देना है, जब मन करे दो, जब मन करे नहीं दो, उसे इन्वेस्ट करो, कंपनी को ग्रो करो। सो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। यही बैंक से पैसा आता तो वापस करने का एक बर्डन होता, एक मेंटल प्रेशर होता। सो ये पहला। दूसरा परमानेंट कैपिटल है, ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम में, जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप के टाइम में वापस करेंगे, अदर टाइम यू डोंट नीड टू रिफंड दिस मनी बैक। तो कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, नो चार्ज ऑन एसेट। चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी, मतलब एसेट को आपको एज अ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। देखो जब आप बैंक से पैसे लेते हो ना, व्हेन यू गो टू द बैंक टू गेट मनी, तो बैंक आपकी कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख लेता है, सिक्योरिटी में ले लेता है। यहाँ पे वो सब सब चीजें ही नहीं है, यहाँ पे आपको फ्री के पैसे मिल रहे हैं, कुछ कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है। नो चार्ज ऑन एसेट, योर एसेट विल रिमेन विथ यू, कहीं गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आता है लोगों को क्या फायदा होगा, शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा, जो शेयर होल्डर ये शेयर खरीद रहा है उसको क्या फायदा होगा। नंबर वन, उसको वोटिंग राइट मिलेगा, उसको डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगा कंपनी में। वो सिर्फ पैसे नहीं देगा, कंपनी कैसे फंक्शन करेगी वो भी डिसाइड करेगा। सो दैट्स नंबर वन। दूसरा, दूसरा आप ये कर सकते हो कि इस पॉइंट नंबर थ्री कर सकते हो, इजी है। इसमें रेट ऑफ डिविडेंड इज वेरी हाई। सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी की जो प्रॉफिट होती है ना, वो जब सब में बटेगा, जो आपको पार्ट मिलेगा, आपके वाले पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। कंपनी का होता है टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट जब बांट देते हैं तो सबके हाथ में जो आता है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो इसमें बहुत हाई डिविडेंड मिलता है। ठीक है, सो वेन एवर अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रॉफिट, तो इन लोगों को हाई डिविडेंड मिल सकता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, बाकी लोगों को हाई डिविडेंड नहीं मिलता है, बाकी लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, बट दीज पीपल एंजॉय हाई डिविडेंड, इनको हाई प्रॉफिट मिल सकता है। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू इज, यस, during the period of boom and prosperity, I'm on point number 5, during the period of boom and prosperity, जब कंपनी की तरक्की हो रही होती है ना, तो फिर इसका वैल्यू बढ़ता है, इसका वैल्यू बढ़ता है। हो सकता है आज आपने 100 रुपीज में शेयर खरीदा है,
बट कंपनी की ग्रोथ जैसे जैसे होगी ना, तो ये शेयर का वैल्यू 500 भी हो सकता है. दिस इज नॉट द केस विद एनी अदर टाइप ऑफ शेयर्स. ओनली इक्विटी शेयर्स ग्रोज विद वैल्यू, ग्रोज विद टाइम. ठीक है, तो ये फायदा हो सकता है अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसे लगाए तो ये फायदा शेयर होल्डर्स के लिए. ठीक है, तो क्या सब अच्छा अच्छा बात है या कुछ प्रॉब्लम भी है? देखो, प्रॉब्लम भी है, डिसएडवांटेज भी है, एवरीथिंग इज गुड एंड बैड एट द सेम टाइम. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या खराब बात है. तो सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द लॉस टू अ कंपनी. देखो, सबसे पहला मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल. अगर किसी ने ज्यादा शेयर खरीद लिया तो वो ज्यादा शेयर होल्डर बन जाएगा, वो ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा और उसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाएगा. So a rich person can buy more shares and the rich person can then manipulate, उसको कंट्रोल मिल जाएगा कंपनी का और फिर वो अपने हिसाब से कंपनी चला सकता है. तो यहाँ पे ना फेयर गेम नहीं रहेगा. whoever is more rich can dominate the company. तो ये डेंजर आ जाता है. नेक्स्ट, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे वापस नहीं करने पड़ते और वापस नहीं करोगे तो पैसे लेकर के बैठे रहोगे. तो ज्यादा पैसा डिसएडवांटेज कैसे है? देखो, ज्यादा पैसा डिसएडवांटेज कैसे? ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब ओवर फंडिंग हो गई. तो सर अच्छी बात है ना, ओवर फंडिंग हो गई, ज्यादा पैसा आ गया. देखो, ज्यादा पैसा हमेशा अच्छा नहीं होता. देखो कैसे, ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी. प्रॉफिट, कंपनी ए ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कंपनी बी ने 90 रुपीज का प्रॉफिट कमाया. बताओ कौन अच्छी कंपनी है? आप बोलोगे कंपनी ए अच्छी है, क्योंकि कंपनी ए ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया. लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू. देखो, अगर मैं कैपिटल का बात करूं, अगर मैं फंड्स की बात करूं, तो कंपनी ए के पास 1,000 रुपए थे, 1,000 रुपए लगा के बिजनेस किया और 100 रुपए प्रॉफिट कमाया. लेकिन कंपनी बी, इसके पास सिर्फ 200 रुपए थे, 200 लगा के बिजनेस किया और 90 कमा लिया. इसका मतलब बी इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि बी ने थोड़े से पैसे लेकर 90 रुपीज कमा लिया और ए ने 1,000 रुपीज लेकर 100 कमाया. तो ज्यादा एफिशिएंट तो फिर बी हुआ ना. तो कैपिटल, देखो कैपिटल किसका ज्यादा? ए का. बट ए इज नॉट अ गुड कंपनी, क्योंकि ए 1,000 रुपए लेके बैठा है और सिर्फ 100 रुपए कमा रहा. उतना तो बी ने सिर्फ 200 रुपए में कमा दिया. तो दिस इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन. ओवर कैपिटलाइज होने से आपकी कंपनी खराब दिखनी शुरू हो जाती है. ठीक है, अगर यहाँ पे दो कंपनी है तो मैं तो ए में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं तो बी में पैसा लगाऊंगा, क्योंकि बी ज्यादा स्मार्ट है. 200 लेके 90 कमा ले रहा है, ए 1,000 लेके 100 कमा रहा है. सो ओवर कैपिटलाइजेशन मेक्स योर कंपनी लुक फाइनेंशियली बैड. ठीक है, और यहाँ पे नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है, ये मैंने आपको चैप्टर 2 में भी समझाया था, बोरोड कैपिटल पे बिजनेस करना. ठीक है, जब आप बोरोड कैपिटल पे बिजनेस करते हो, डूइंग बिजनेस विथ बोरोड मनी, तो इसकी कोई बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं है. ये हमने चैप्टर 2 में डिटेल में किया है. ठीक है, चैप्टर 2 में डिटेल में किया है, आप एक बार वहां से समझ लेना. ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि आप बोरोड फंड से बिजनेस नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना पैसा लाना पड़ेगा. दिस इज ओनर्स फंड. मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे ये ओनर का पैसा है, ओनर का पैसा है, नो बोरोड फंड. तो यहाँ पे ट्रेड आप बोरो नहीं कर सकते, वो बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल नहीं है. अच्छा, शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर यहाँ पे उदास है. क्यों उदास है? देखो, सबसे पहला, कंट्रोल बाय अ फ्यू. कुछ रिच लोग मिलके कंपनी चला लेंगे. जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनका यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि कुछ रिच लोग बहुत शेयर्स खरीद लेंगे एंड दे विल कंट्रोल द कंपनी. सो द कंपनी विल बी कंट्रोल्ड ओनली बाय फ्यू पीपल. ये एक डिसएडवांटेज है. अच्छा, हाई रिस्क है. हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि जब कंपनी का खराब टाइम आएगा तो फिर कंपनी डिविडेंड नहीं देती. डिविडेंड क्या होता था? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. देखो, अच्छा जब टाइम रहता है, ठीक है, ये देखो, जब सक्सेसफुल बिजनेस होता है तो डिविडेंड हाई मिलते हैं. सक्सेसफुल बिजनेस में हाई डिविडेंड मिलते हैं. बट जब बुरा टाइम होता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे सकती है. द राइट टू डिक्लेयर द डिविडेंड लाइज विद द डायरेक्टर्स. और डायरेक्टर्स नो भी कर सकते हैं. जब कंपनी का बुरा टाइम आएगा तो डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है. तो ये एक रिस्क है. गुड टाइम्स में बहुत मिलेगा, बट बैड टाइम्स में जीरो मिलेगा.
एंड अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन होता है वो जो शेयर मार्केट में होता है ना, लोग बाई कर लेते हैं, सोचते हैं उठेगा शेयर, सेल कर देते हैं, सोचते हैं, ये जो बाई सेल करते हैं ना शेयर की प्राइस अप डाउन होने पे, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्यूलेशन। ये एक टाइप का गैम्बलिंग है, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन इक्विटी शेयर, दिस इज नॉट पॉसिबल इन अदर टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो ये गैम्बलिंग इसमें हो सकता है, इसमें जो बेचारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है उनकी बैंड बच जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एग्जाम में लिख करके आए, एंड फॉर दैट मेमोराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, मेमोराइजिंग भी जरूरी है। मेमोराइजिंग के लिए जहां से आपने बुक ऑर्डर किया है उसी ऐप में आपको कंटेंट मिलेगा, लर्न विथ मी सीरीज। आप लर्न करना इन टॉपिक्स को और एग्जाम में लिख करके आना, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे बुक मत यूज करो, बुक तो यूज करोगे ही, बुक में तो आपको कंटेंट मिलेगा लर्निंग के लिए, बट इसको मेमोराइज कैसे करना है ये मैं अपने ऐप में लर्न विथ मी सीरीज में सिखाऊंगा। तो उसको भी देखो और वहां से इन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी लर्न करो, सो दैट यू कैन गेट एग्जाम रेडी, और इस कंटेंट को सिर्फ समझ के नहीं बल्कि एग्जाम में लिख करके आप आ सको। ठीक है, सो गो टू द ऐप, टेक दिस कोर्स, यू विल गेट द बुक आल्सो, यू विल गेट द लर्न विद मी सीरीज आल्सो। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी के अलावा एक और टाइप का शेयर होता है, वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी वालों को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं था, बट यहाँ पे टू प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे, मतलब टू बेनिफिट्स मिलेंगे। व्हाट आर द टू बेनिफिट्स? देखो, सबसे पहली बात, जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड रेट से मिलेगा, मतलब कंपनी अगर लॉस में भी जा रही है, कंपनी की अगर प्रॉफिट कम हो रही है, तो भी इनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलता है। तो इनको प्रॉफिट एक फिक्स रेट से मिलेगा। जैसे इक्विटी वालों का क्या होता है, इक्विटी वालों को गुड टाइम्स में बहुत हाई डिविडेंड मिलता है, बट बैड टाइम्स में उनको नहीं भी मिल सकता है, बट इसमें एक स्टेबिलिटी है। सो दोज हु आर वेरी कॉशियस इन्वेस्टर्स, दोज हु डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, और इसमें आपको डिविडेंड मिल जाएगा बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी। इक्विटी वाले तो वैसे भी लाइन के एंड में रहते हैं, इनको पहले मिल जाएगा और एक फिक्स्ड रेट से मिलता है। दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरी जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि जब कंपनी बंद होगी, जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, तो वाइंडिंग अप के टाइम में इनको पैसे पहले मिलेंगे, इक्विटी वालों को बाद में, क्योंकि इक्विटी वाले लाइन के लास्ट में रहते हैं। तो दे आर पेड बैक देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी एकदम बर्बाद होने को आएगी, तो दीज आर द फर्स्ट पीपल हु विल टेक द मनी आउट। तो इनको पैसे पहले मिल जाएंगे। इक्विटी वालों को अगर बचा तो मिलेंगे, नहीं बचा तो नहीं मिलेंगे, इक्विटी वालों को वो लॉस हो जाएगा। तो इस इक्विटी इज अ वेरी रिस्की टाइप ऑफ शेयर। ये वाला जो होता है प्रेफरेंस, ये थोड़ा सेफ खेलने वालों के लिए है। ठीक है, ओके। उसके बाद हाँ, बट इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, इसमें कोई आपको डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको दो बेनिफिट मिल रहा है, बट साथ में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग में पावर नहीं मिलेगा। सो यू आर गिविंग योर मनी बट यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, यू आर जस्ट गेटिंग टू प्रेफरेंशियल, टू बेनिफिट राइट्स। आइए अब हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर है उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहला होता है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, सपोज दिस इज 2026, 2026 में आपको 500 रुपए का डिविडेंड मिलना था बट नहीं मिला, तो 2027 में आपको 500 ऑफ 2027 प्लस 500 ऑफ 2026 जोड़ करके 1000 दे दिया जाएगा। तो ये जो जुड़ा ना, इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब अगर इस साल नहीं मिला तो अगले साल क्यूमुलेट होकर, अक्यूमुलेट होकर, जोड़ करके मिल जाएगा। बट अगर आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो फिर इस साल अगर आपको नहीं मिला ड्यू टू लॉस ऑफ द कंपनी, तो अगले साल भी आपको नहीं मिलेगा, इट इज अ परमानेंट लॉस। इसमें द मनी डू नॉट अक्यूमुलेट, तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको जोड़ करके नहीं मिलेगा। अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इफ यू हैव नॉट गॉट इट दिस ईयर यू विल गेट इट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अच्छा। फिर आता है पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या होता है, देखो, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव समझते हैं। देखो, सबसे पहला होता है प्रॉफिट। तो सपोज प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज का। अब सबसे पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी लाइन के एकदम एंड में, सबसे पहले ये 1000 सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। तो प्रेफरेंस वालों को हमने लेट्स से 200 रुपीज दे दिया, कितना बचा 800। अब उस 800 में से 500 रुपए इक्विटी वालों को दे दिया। ठीक है, सो हमने कितना दे दिया, हमने 200 बांट दिया, हमने 500 बांट दिया, मतलब हमने 700 बांट दिया। हमारे पास टोटल कितना था, 300 था। तो अभी भी हमारे पास रिमेनिंग कितना है, अभी भी हमारे पास रिमेनिंग 300 है।
अब लॉ बोलता है कि दिस 300 बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, इफ यू हैव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो आप इस सरप्लस में, इस रिमेनिंग में भी, सरप्लस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ यू आर अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो ये रिमेनिंग अमाउंट में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदा है आपने, तो फिर आपको इस 300 में कुछ भी नहीं मिलेगा, आप बस अपना 200 लो और साइड हटो, फिर आपको ये रिमेनिंग सरप्लस में कुछ भी नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है आप पार्टिसिपेटिंग शेयर खरीदा आपने या नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर खरीदा, ये खरीदने के टाइम में अग्रीमेंट में लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, देखो अगर आपके पास ऑप्शन है कि फ्यूचर में जाकर आप प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हो, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि लेटर ऑन यू कैन कन्वर्ट इनटू एन इक्विटी शेयर, तो फिर उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप प्रेफरेंस बन के आए हो और प्रेफरेंस बन के ही जाओगे, तो फिर उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। लास्ट आता है रीडीमेबल एंड इरीडीमेबल। रीडीमेबल वो शेयर होता है जिसका पैसा रीपेएबल होता है, एक फिक्स टाइम के बाद आपको रीपेएबल करना पड़ता है। मतलब आज आपने किसी से पैसा लिया, कंपनी ने पैसा लिया, इन फ्यूचर द कंपनी हैज टू रिटर्न इट, ये रिटर्नेबल होता है, इसे रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है। दिस मनी, अगर आपने रीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है, तो योर मनी विल बी रिटर्न बैक टू यू इन फ्यूचर। और अगर आपने इरिडीमेबल लिया है, तो योर मनी विल नेवर बी रिटर्न बैक, आपको लाइफ लॉन्ग डिविडेंड मिलता रहेगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब ध्यान रखना कि इंडिया में क्या लॉ है। इंडिया में लॉ ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि इंडिया में 20 इयर्स से ज्यादा पैसे नहीं रख सकते, यानी कि इंडिया में पैसे वापस होने ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 20 साल के बाद तो होना ही है। 20 साल से ज्यादा कोई भी आपका पैसा नहीं रख सकता, ये इंडिया का लॉ है। इसका मतलब ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का ऑप्शन अवेलेबल, ये दुनिया में होता है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड में होता है, हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में द मनी हैज टू बी रिटर्न बैक, आज नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद तो करना ही है। समझ में आया? ऑलराइट, अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कंपनी को क्या बेनिफिट है। सो कंपनी कैन बिकम अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर कॉशियस इन्वेस्टर्स। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अपना पैसा नॉन रिस्की सिक्योरिटीज में लगाना चाहते हैं, दे वांट टू इन्वेस्ट द मनी इन नॉन रिस्की एरियाज, तो कंपनी ऐसे लोगों को सर्व कर सकती है। द कंपनी कैन बिकम अ गुड ऑप्शन टू दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरा, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड कब देना है, डिविडेंड देना है प्रॉफिट से ही, तो अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्यूमुलेटिव है तो अगले साल जोड़ के दे देंगे। तो कंपनी के लिए ऐसा कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। अगर बैंक लोन होता तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता, प्रॉफिट हो या ना हो, बैंक को पैसा देना ही पड़ता। बट प्रेफरेंस वालों को हम लोग पैसे देंगे इफ वी हैव प्रॉफिट, नहीं देंगे इफ वी डोंट हैव प्रॉफिट। ओके, एक और पॉइंट है जो हमने इक्विटी वाले में भी किया था, यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। नो चार्ज ऑन एसेट, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती कंपनी को, तो कंपनी के लिए इट इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। अच्छा, जनता के लिए क्या खास बात है? जनता के लिए ये खास बात है कि स्टेबल एंड रेगुलर डिविडेंड मिलता है, यहाँ फिक्स रेट से मिलता है। प्रॉफिट होगा तो फिक्स रेट से, यानी मान लो 10%, तो एवरी ईयर यू विल गेट 10% डिविडेंड, तो एक फिक्स रेट से मिलता रहता है। इस साल नहीं मिला तो अगले साल जोड़ के मिल जाएगा, ठीक है। ओके, रिस्क यहाँ पे लेस होता है क्योंकि लाइन में सबसे पीछे नहीं खड़े रहना है, सबसे पीछे तो इक्विटी वाले रहेंगे, तो इक्विटी वालों के कंपैरिजन में लेस रिस्की है। एंड वन मोर यू कैन डू पॉइंट नंबर 4, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर इस साल पैसा नहीं मिला तो फ्यूचर में मिल जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। अगर इस साल थोड़े कम पैसे हैं कंपनी के पास, इस साल हमें पैसे नहीं मिले, तो नो रिस्क, अगले साल मिल जाएगा, बट द शेयर हैज टू बी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो आपको टर्म्स एंड एग्रीमेंट अच्छे से देख दाख के साइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज एज वेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। थोड़ा कलर बदल लेते हैं, डिसएडवांटेज। तो कंपनी के लिए क्या डिसएडवांटेज है? कंपनी के लिए ये थोड़ा कॉस्टली सोर्स है क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को। अब ये टैक्स का एक अलग
मैटर है, उतना मैं नहीं जा रहा डेप्थ में। आप बस इतना समझ लो कि कंपनी को इसमें कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नंबर टू, ये एक परमानेंट बर्डन है, क्योंकि फिक्स्ड रेट से आपको डिविडेंड देते ही रहना है। So even if you have some growth plan, even if you want to invest money for the growth of the company, you will have to pay them at a fixed rate. Profit हुआ तो आपको fixed rate से देना ही पड़ेगा, इस साल नहीं तो अगले साल देना पड़ेगा। तो ये एक बर्डन आ जाता है कि आपको पैसे तो रेगुलरली देने हैं, ठीक है, इस साल नहीं भी दिया तो अगले साल देने हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि रिडेम्पशन के टाइम में देयर आर लॉट ऑफ लॉज इन्वॉल्व, तो ये काफी लीगल मैटर वाला शेयर है। पब्लिक के लिए क्या डिसएडवांटेज है, पैसे ले रहे हैं बट वोटिंग राइट नहीं मिल रही, नो वोटिंग राइट्स, तो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिल रहा, ठीक है। कभी भी पैसे दे करके भगाया जा सकता है इन लोगों को। इंडिया में ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रीडेमेबल, मतलब जब कंपनी को आपके पैसों की जरूरत नहीं है, कंपनी आपकी पैसे आपको देगी और बोलेगी चलो जाओ, तो आप डिविडेंड कमाना बंद कर दोगे। एंड नो कैपिटल अप्रिसिएशन, तो जैसा कि मैंने आपको इक्विटी शेयर्स में बताया था, इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर में जब आपने 100 रुपीज का शेयर खरीदा तो वो समय के साथ ग्रो होकर 500 तक पहुंच सकता है, बट प्रेफरेंस शेयर में आपने 100 रुपीज का खरीदा, ये कभी भी ग्रो नहीं होगा, ये बाद में भी 100 रुपीज का ही रहेगा, तो देयर इज नो एप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, ठीक है। एक बार आप डिफरेंसेस अपने एंड से करो और देखो कि आपको कितना समझ में आया है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ शेयर्स और देखते हैं, और उसमें से पहला आता है बोनस इशू या फिर बोनस शेयर्स। अभी जो हम लोग चार टाइप ऑफ शेयर्स देखेंगे, इसमें आपको सिर्फ मीनिंग करना है, सिलेबस में क्लियरली बोला हुआ है मीनिंग ओनली, तो ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस मीनिंग करके जाना। हो सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पे पूछ दे, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और उसके बाद आप एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। डू गेट द बुक, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस इसी से करो, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको मीनिंग करना है, ठीक है, ध्यान रखना। और जिनको भी बुक चाहिए आप ऐप में जाओ, ऐप में मेरे कोर्स में जाके आप रजिस्टर करना, 10 दिन के अंदर ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। आइए, बोनस शेयर किसको बोलते हैं, बोनस शेयर उसको बोलते हैं जो कि हमें फ्री में मिला हुआ होता है। देख लो, हाँ, ये है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, दिस इज आवर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक होता है कैपिटल, शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लो 100 रुपीज का कैपिटल है, और एक होता है रिजर्व्स, रिजर्व्स मान लेते हैं 50 रुपीज का। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब जो बिजनेस में पैसे हमने लगाए हैं, मतलब 100 रुपीज हमने लगाए हैं। और रिजर्व मतलब जो हमने पिछले साल से, मतलब हमारा जो जमा हुआ प्रॉफिट है, हमने हो सकता है 5 साल बिजनेस किया और 5 साल में मिला जुला करके 50 रुपए हमने जमा किए, उसे कहते हैं रिजर्व। तो 100 रुपए हमने बिजनेस में लगाए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 रुपीज हमने कमाए, ठीक है। तो ये बिजनेस का बेसिकली टोटल फंड्स हो गया, टोटल फंड्स 150 का है, ठीक है, टोटल फंड्स 150 का। अच्छा, अब क्या है, कंपनी वांट्स टू गेट मोर कैपिटल, कंपनी वांट्स टू गेट मोर कैपिटल, तो कंपनी को इशू करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा। क्लास 12 में आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते होंगे इशू, तो शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, और कैपिटल मिलेगा। बट कंपनी चाहती है कि वी डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम आवर, दिस इज बाय द वे फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग बाहर वालों की बात नहीं करेंगे, ये जो अभी करंटली हमारे शेयर होल्डर्स है ये बस उनके लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सो वी वांट टू इंक्रीज द कैपिटल बट वी डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम देम, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 रुपीज पहले से हमारा जमा है ना, इसी को कैपिटल में जोड़ देते हैं, +50 कर देते हैं। तो हमारा जो नया बैलेंस शीट बनेगा, तो हमारा जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें कैपिटल 150 का दिखेगा और रिजर्व 0 दिखेगा। सो व्हाट वी डिड, वी कैपिटलाइज्ड द रिजर्व, ठीक है, इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिजर्व, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिजर्व। तो रिजर्व को हमने क्या किया, कैपिटल बना दिया, रिजर्व हट गया, अब वो कैपिटल बन गया है, तो कैपिटल पहले 100 का था, अभी वो 150 का हो गया। आया आपको समझ में? तो इसमें क्या होता है, इसमें सबको फ्री में शेयर मिल जाते हैं। फ्री में कैसे मिलते हैं, कंपनी अपनी रिजर्व से पेमेंट करती है, कंपनी अपनी रिजर्व्स खत्म कर लेती है, तो शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स मिल जाते हैं, कंपनी का कैपिटल बढ़ जाता है, और शेयर होल्डर ने तो पैसा नहीं दिया, वो पैसा हम लोग रिजर्व से निकाल लेते हैं, और फिर हमारा रिजर्व फाइनली 0 हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। एक और होता है, बाय द वे दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, याद रखना।
एक और होता है, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है, वो है राइट इशू। राइट इशू क्या है कि जब आप शेयर्स और बढ़ाना चाहते हैं, जब कंपनी और फंड्स चाहती है, तो एक राइट इशू का कॉन्सेप्ट आता है जो कि सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में है। सेक्शन 62 ये कहता है कि जब भी आप और पैसे लेना चाहते हो मार्केट से, जब भी आप और पैसे उठाना चाहते हो मार्केट से, तो पहला शेयर का ऑफर एग्जिस्टिंग वालों को देना पड़ेगा। ये एग्जिस्टिंग वालों का राइट है, ठीक है। तो जब भी वेन एवर अ कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज, जब भी आप इंक्रीज करना चाहते हो अपनी शेयर होल्डिंग, जब भी आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो पहला ऑफर मार्केट में जाने से पहले, दूसरों के पास जाने से पहले, पहला ऑफर अपने वालों को देना पड़ेगा कि क्या आप और शेयर लेना चाहेंगे क्या, ठीक है। ये आपको उनको देना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को यू हैव टू ऑफर फर्स्ट। अच्छा, मार्केट में अगर आप 100 रुपए उठाने जा रहे थे ना, अपने वालों को थोड़ा डिस्काउंट में देना पड़ता है, ठीक है। सो मार्केट में मे भी आप 100 रुपए मांगने जा रहे थे, अपने वालों से 60 रुपीज मांगेंगे कि क्या आप और शेयर लेना चाहोगे, सिर्फ 60 में देने को तैयार है। सो अपने वालों को ऑफर दो, थोड़ा डिस्काउंटेड ऑफर दो, ये उनका राइट है। सेक्शन 62 ने ये राइट दिया है उनको। अच्छा, जो मेंबर्स है जिनको ये ऑफर मिला है, उनको 30 डेज के अंदर में बताना है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, वेदर दे आर टेकिंग इन दिस ऑफर और नॉट, दिस दे हैव टू इंटीमेट टू द कंपनी। उनको ये कंपनी को नोटिफाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर में। अगर 30 डेज के अंदर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको हम लोग शेयर्स दे देंगे और उनसे 60 रुपीज ले लेंगे। अगर उन्होंने नो बोल दिया, देन हम लोग मार्केट से पैसे उठा सकते हैं। और अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो भी नो माना जाएगा, ठीक है। तो ये था राइट इशू, दिस इज कॉल्ड राइट इशू, ठीक है। डिफरेंसेस आप कोई भी दो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मेरिट्स डिमेरिट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस में मीनिंग ओनली बोला है, ठीक है, मीनिंग ओनली बोला है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये होता है कि एम्प्लॉय को हम लोग बोलते हैं, बेसिकली एम्प्लॉय को बाहर जाने से रोकते हैं हम लोग। जो हमारे एम्प्लॉयज है, जो हमारे वर्कर्स है, वो कल को बिजनेस छोड़ के ना चले जाए, उनको बिजनेस में रिटेन करने के लिए हम लोग एक प्लान लेकर आए हैं। क्या प्लान? हम लोग उनको बोलेंगे कि आप एक 15-20 साल हमारे कंपनी में काम करो। अगर आपने 20 साल लगातार हमारे कंपनी में काम किया, तो हम आपको कुछ शेयर्स देंगे, कुछ नंबर्स ऑफ शेयर्स देंगे कुछ प्राइस पे। तो उनको हम लोग शेयर्स का लालच देते हैं। इफ दे वेट इन आवर कंपनी फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, सपोज 20 years बोल दिया, तो 20 years के लिए फिर वो कहीं नहीं जाएगा। आपको बोलना है कि विदाउट एनी ब्रेक यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क इन आवर कंपनी फॉर 15 years, 20 years, वट एवर। उतने साल तक अगर आप काम करोगे, तो हम आपको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो 5,000 शेयर्स दे देंगे, और आज ही से बता दो किस प्राइस पे देंगे। तो शेयर्स के लालच में वो जाने से रुक सकता है, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी आता है, वो होता है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स आपको किसी अनयूजुअल टैलेंट के लिए मिलता है, ठीक है। ये डिस्काउंट पे मिलेगा, और ये पैसे देकर नहीं खरीद सकते। देखो, पैसे तो अल्टीमेटली देना है, बट ये सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जाता। इसके लिए आपको कंपनी को कुछ नो हाउ प्रोवाइड करना पड़ेगा। नो हाउ मतलब कुछ स्पेशल नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे जब कोविड का वैक्सीन बना था, इंडिया में जब कोविड का वैक्सीन बना था, तो उस कोविड वैक्सीन बनाने के लिए जिन लोगों ने दिमाग चलाया, उसे कहते हैं नो हाउ। दैट इज कॉल्ड नो हाउ। योर टेक्निकल नॉलेज, योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, इसके लिए आपको दिया जाता है सर्टिफिकेट शेयर। जब आप कंपनी को कुछ बेनिफिट पहुंचाते हो, जो कि एक अलग ही स्टैंडर्ड का बेनिफिट है, जो कि कहीं और अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज की वजह से कंपनी को मिलेगा, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड करेगी बाय गिविंग यू स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, एंड एनीबडी कैन नॉट गेट इट। ऐसा नहीं है कि पैसे देकर कोई भी खरीद लेगा। ये सिर्फ उनको ऑफर मिलेगा जो लोग कुछ स्पेशल नॉलेज, कुछ स्पेशल नो हाउ प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। लास्ट पार्ट जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे, इसके रिमेनिंग पोर्शन, इस चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। देखो, एक कॉन्सेप्ट है रिटेन अर्निंग का। रिटेन अर्निंग क्या होता है? जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको ही बिजनेस में रिटेन कर लो। दिस कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर योर बिजनेस। तो यू डोंट हैव टू गो आस्किंग मनी ऑल द टाइम, यू कैन सिंपली अर्न इट एंड कीप इट इन योर बिजनेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग। तो ये जो प्रॉफिट कमाया उसी को री इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट रिटेन अर्निंग। तो कब आपकी रिटेन अर्निंग ज्यादा होने वाली है और कब रिटेन अर्निंग कम होने वाली है, वो देखते हैं। देखो,
अगर आपका मोर नेट प्रॉफिट है, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो आप रिटेन भी ज्यादा कर सकते हो, तो योर कैपेसिटी विल बी मोर, तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो मोर प्रॉफिट मोर नेट रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट, अगर आप लिबरल और रेगुलर डिविडेंड देते हो, बहुत ज्यादा पैसे बांटते हो, तो आपकी रिटेन अर्निंग बहुत कम होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मनी यू हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर 3, अगर नई कंपनी है तो नई कंपनी की रिटेन अर्निंग कम होगी, बिकॉज कंपनी नया है तो ज्यादा पैसा तो होगा नहीं इनके पास, तो रिटेन भी कम कर पाएंगे। अच्छा, फ्यूचर प्लान पे भी डिपेंड करता है, अगर आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का सोच रहे हैं तो फिर पैसे बचा नहीं पाओगे ज्यादा, ठीक है। सो मोर द एक्सपेंशन प्लान, लेस विल बी योर रिटेन अर्निंग, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग के हम लोग कुछ मेरिट्स देख लेते हैं कि रिटेन अर्निंग के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट करके हम लोग चलते हैं। देखो, कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिटेन अर्निंग में क्या क्या फायदे हैं। देखो, कंपनी के लिए नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कहीं से लोन नहीं उठाना, कहीं से कुछ नहीं करना, बैठे बैठे पैसा कमाओ और उसी को यूज करो, ठीक है। नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट, कहीं एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप कहीं गए ही नहीं, ठीक है। और ये कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाती है, मार्केट में कंपनी का गुडविल बढ़ता है। जिस कंपनी के पास खुद का अपना पैसा हो उसकी मार्केट में रेपुटेशन बढ़ती है, दिस इज मेरिट फॉर द कंपनी। शेयर होल्डर्स को क्या फायदा, शेयर होल्डर को सेफ्टी फील होगा, जिस कंपनी में खुद के इतने पैसे हैं उस कंपनी में तो हमारा पैसा डूब ही नहीं सकता, तो एज अ शेयर होल्डर यू विल फील वेरी सेफ। नेक्स्ट, अगर किसी एक साल डेफिशिएंसी हो गई तो नेक्स्ट, एक सेकेंड, अगर किसी ईयर डेफिशिएंसी हो गई तो दैट मनी कैन बी पेड आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब अगर इस साल मुझे पैसे नहीं मिले, सपोज 2026 में लेस प्रॉफिट हुआ है, लेस प्रॉफिट हुआ है, तो भी शेयर होल्डर्स हैप्पी रहेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही लेस प्रॉफिट हुआ है लेकिन पिछले साल 2025, 2024, 2023, इस साल में जो पैसे जमे थे, जो जो रिटेन अर्निंग थे, वहां से पैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी। तो 1-2 साल खराब होने से भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पहले के पैसे रिटेन अर्निंग जमा है, तो ये शेयर होल्डर्स के लिए फायदे हैं। आइए कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं, रिटेन अर्निंग के क्या डीमेरिट्स है। सो 2-3 पॉइंट यहाँ भी करते हुए चलेंगे। अब डीमेरिट्स इसके ये होते हैं कि हो सकता है कि ये जो पैसा है ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर में ना यूज हो। मतलब मैनेजर्स तो गिने चुने होते हैं, कंपनी में तो 15 डायरेक्टर्स ही होते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं, तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे पैसे और 15 लोग अगर डिसाइड कर ले तो वो पैसा अपने साइड कर सकते हैं। तो मे बी ये रिटेन अर्निंग सबके बेनिफिट के लिए यूज ना हो, मे बी कुछ गिने चुने लोग इसका यूज कर ले, ये एक डीमेरिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट हो सकता है इस पे बोनस शेयर्स इशू कर ले, मतलब एक्सपेंशन ना करे और पैसे बांटना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है, तो ये भी एक डीमेरिट है। मैनिपुलेशन किया जा सकता है स्टॉक प्राइसेस का, मतलब देखो पैसे आ गए, अब आप पैसों से अच्छे काम भी कर सकते हो, बुरे काम भी कर सकते हो, तो अगर आप ये सब काम में लग गए तो फिर पैसे बर्बाद, ठीक है। दूसरा, जब रिटेन अर्निंग ज्यादा होती है, मतलब कंपनी ने ज्यादा रिटेन कर लिए पैसे, तो डिविडेंड कम मिलेंगे, और डिविडेंड कम मिलेंगे, लो डिविडेंड होगा तो डिससैटिस्फैक्शन ग्रो होगा शेयर होल्डर्स में। तो कोई भी आप 2-3 पॉइंट यहां से करके चल सकते हो। दिस वाज अबाउट रिटेन अर्निंग। बाकी का जो चैप्टर है वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन आप पूरे इस नोट से गो थ्रू करो, इसको मेमोराइज करो। अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी होती है तो फिर आप मेरे ऐप के लर्न विथ मी सेशंस का यूज कर सकते हैं, जहां पे मैं इस चैप्टर को लर्न कैसे करना है, पॉइंट्स को मेमोराइज कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में।